ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम अपने सभी दर्शक गणों के साथ जिस विषय पर बात करने वाले हैं, और ये विषय भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। क्यों है? क्योंकि ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये आपसे करेंगे चंद्र ग्रहण को लेकर के। जी हाँ, अब ये जो चंद्र ग्रहण है ये इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण है जो पड़ने जा रहा है। कब पड़ेगा और ये चंद्र ग्रहण किस कैटेगरी का होगा, किस प्रकार का होगा, क्या ये भारतवर्ष में दृश्यमान होगा यानी कि विजिबिलिटी इसकी रहेगी या फिर नहीं होगी, और भारतवर्ष में भी दिखने के अतिरिक्त पूरे वर्ल्ड में ये कहां कहां इसकी विजिबिलिटी रहेगी, कहां कहां ये दृश्यमान होगा, कहां कहां नहीं होगा, ये बात, और क्या इसके सूतक काल मान्य होंगे या नहीं, और अगर मान्य होंगे तो वो कब से आरंभ होंगे, पूरी जानकारी। और ये चंद्र ग्रहण कब से आरंभ होगा, कब इसका समापन होगा, और क्या 12 राशियों पर पड़ने वाला है इसका प्रभाव इस ग्रहण का, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। तो साथियों, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और बड़ी यूजफुल वीडियो है। इसको आप पूरा अंत तक ध्यान से सुनिए, देखिए, आपके लिए ये बहुत, मैं तो यही कहूंगा, बहुत उपयोगी रहेगा। तो साथियों, आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर चंद्र ग्रहण होता क्या है, ये समझते हैं। तो साथियों, क्योंकि इस वर्ष 2026 में वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण जो कि दिनांक 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को पड़ने जा रहा है, तो आज इस चंद्र ग्रहण से जुड़ी सभी जानकारियों से आपको हम अवगत कराने वाले हैं। किस प्रकार का चंद्र ग्रहण होगा ये? तो साथियों, वैसे ये चंद्र ग्रहण जो है खग्रास चंद्र ग्रहण होने वाला है। इसको खग्रास चंद्र ग्रहण कहते हैं, यानी कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। यानी कि चंद्रमा या तो आंशिक रूप से या फिर पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में ढक जाता है। ग्रहण के समय ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है उसमें काफी परिवर्तन होता है ग्रहण के समय पर, तथा साधना गहरी हो जाती है। यह ग्रहण जो है वर्ष का साथियों सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है। ये 2 चंद्र ग्रहण पड़ेंगे इस वर्ष, जिसमें कि ये पहला चंद्र ग्रहण है और ये बड़ा है। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन ही घटित होता है और किसी दिन नहीं। जब भी चंद्र ग्रहण होगा उस दिन पूर्णमासी होगी। और ये चंद्र ग्रहण खग्रास चंद्र ग्रहण है, जैसा मैंने कहा, यानी कि पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण, पूरा कंप्लीट टोटल लूनार एक्लिप्स। तो जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की गहरी छाया में प्रवेश कर जाता है तो सूर्य का प्रकाश पूरी तरह रुक जाता है। चंद्रमा ऐसे समय में एक लालिमा लिए हुए भी दिखाई देता है, उसको देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति को ही ब्लड मून भी कहा जाता है। अब बात करते हैं साथियों, ये तो हमने आपसे बात की कि चंद्र ग्रहण क्या होता है, और ये जो चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है कब पड़ने जा रहा है, किस प्रकार वाला चंद्र ग्रहण है, पूरा चंद्र ग्रहण है, खग्रास चंद्र ग्रहण है। तो क्यों है, खग्रास का मतलब क्या है, पूरा चंद्र ग्रहण। अब बात करते हैं आपके साथ कि चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है इसके विषय में। तो चंद्र ग्रहण प्रारंभ होने से लगभग 3 प्रहर पूर्व, अर्थात लगभग 9 घंटे पहले ही सूतक आरंभ हो जाया करते हैं। चंद्र ग्रहण के लगने से लगभग 9 घंटे पहले। और यह तभी होता है साथियों कि जब ग्रहण भारत में दृश्यमान हो। ये जो सूतक की बात चल रही है ये तभी मान्य है धार्मिक तौर पे कि जब ग्रहण जो है चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई दे, और अगर वो दिखाई नहीं देता है तो कोई सूतक मान्य नहीं होते हैं। लेकिन ये जो चंद्र ग्रहण है ये भारतवर्ष में दृश्यमान है, विजिबल है, इसकी विजिबिलिटी रहेगी। और वो किस रूप में और कैसे रहेगी वो भी आगे बात करेंगे। तो ये लगभग 9 घंटे पहले सूतक आरंभ हो जाएंगे इसके, ये आपको हम बताना चाहते हैं। जिस समय पर चंद्र ग्रहण पड़ेगा उससे ठीक 9 घंटे पहले सूतक लग जाएंगे। तो और ग्रहण काल की ये जो सूतक काल जो है ये ग्रहण की समाप्ति के साथ ही समाप्त होता है। यानी कि जिस समय पर ग्रहण समाप्त होगा उस समय पर तो सूतक समाप्त होंगे, नंबर 1। नंबर 2 बात, ये ग्रहण तो हो गया समाप्त, अब उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है यानी कि अपने शुद्धिकरण की, घर के शुद्धिकरण की, अपने देवी देवताओं को स्नान करा कर उनके शुद्धिकरण की, उनके तिलक चंदन लगा करके सब कुछ करने की, धूप अगरबत्ती करने की, ये जब हम सब कर लेते हैं तब ही वो फिर सूतक काल पूरी तरह से निष्क्रिय माना जाता है। समाप्त तो वो चंद्र ग्रहण के साथ ही हो जाता है जब समाप्त चंद्र ग्रहण होता है तो, लेकिन निष्क्रिय जो है पूरा वो तब होता है जब हम ये सारे कार्यवाही
हमारे द्वारा कर ली जाती हैं। अब सूतक काल में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है साथियों, क्योंकि सूतक काल का जो समय है ये, इसको कभी शुभ नहीं माना जाता है, ये अशुभ समय माना जाता है सूतक काल ग्रहण के समय पर। तो अब हमें सूतक काल में क्या नहीं करना चाहिए, तो नंबर 1, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए सूतक काल के समय पर। मैंने जैसा कहा कि यह अशुभ समय माना जाता है, तो शुभ कार्य करने का तो मतलब ही नहीं होता। नंबर 2, विवाह जैसा कार्य, गृह प्रवेश या फिर कोई भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, भोजन पकाना या बाहर जाना, यात्रा करना, यह भी नहीं करना चाहिए। नंबर 4, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको तो बहुत अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए हर तरीके से। नंबर 4, ग्रहण आरंभ होने से पहले भी स्नान करना चाहिए, और ग्रहण के दौरान विशेष रूप से जो महिलाएं हैं गर्भवती, उनके लिए भी है ये कि आप ग्रहण के समय पर जब ग्रहण पड़ रहा है तो ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन, जप कर सकते हैं और पाठ, हवन, मंत्र इत्यादियों की साधना की जा सकती है। अब ये क्यों करने के लिए कहा गया है ऐसा? इसलिए कहा गया है साथियों कि आप जो नित्य प्रतिदिन अपना पूजा पाठ किया करते हैं, आपके द्वारा किया जाता है पूजा पाठ, और इस समय अवधि में जो पूजा पाठ किया जाता है ग्रहण की, तो इस समय पर किया गया पूजा पाठ, जो भी धार्मिक अनुष्ठान आप करते हैं इस समय पर, उनका जो शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं वो नित्य प्रतिदिन वाली पूजा के मुकाबले कई गुना अधिक प्राप्त होते हैं, कई गुना। ये हमारे शास्त्रों में ऐसा मत है, शास्त्रों के द्वारा। और जिस समय पर ग्रहण का जो समय पर है, जो ग्रहण का समय होता है, उस समय तो शौच इत्यादि से भी परहेज करना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जहां तक भी हो सके। हालांकि बच्चों के और बुजुर्गों के या जो रोगी हैं उनके ऊपर तो यह नियम लागू नहीं होता है। बाकी अगर आप स्वस्थ हैं, ठीक हैं, तो यह नियम आप पर लागू होता है, या ऐसे उन सभी लोगों पर लागू होता है। और स्नान करना ग्रहण से पहले और ग्रहण के बाद, ध्यान, मेडिटेशन और दान का भी बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, कई गुना पुण्य प्राप्त होता है आज के दिन, यानी कि ग्रहण के समय पर किया गया दान। और ये जो चंद्र ग्रहण है भारत में दिखाई देगा पूरी तरह से, जैसा कि मैंने कहा, किस रूप में और कैसे दिखेगा उसकी भी बात होगी। और भारत के अतिरिक्त ये ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा ये भी आपको बताना चाहेंगे। देखिए, पश्चिम एशिया के जो देश हैं जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान आदि के अतिरिक्त ये जो है दिखाई देगा लगभग पूरे एशिया में। फिर एक बार अपनी बात को हम रिपीट करेंगे। पश्चिम एशिया के जो देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान आदि के अतिरिक्त लगभग पूरे एशिया में दिखाई देगा। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और दक्षिण एवं उत्तरी अमेरिका और रूस में भी दिखाई देगा। भारत में ये खग्रास चंद्र ग्रहण ग्रस्तोदय के रूप में दिखाई देगा, ग्रस्तोदय के रूप में, क्योंकि भारत के किसी भी क्षेत्र में जब चंद्रोदय होगा, यानी कि चंद्रमा का उदय होगा, चंद्र उदय होंगे जब, उससे काफी पहले, चंद्रमा के उदय होने से आसमान में, उससे उदय होने से काफी पहले ही यह ग्रहण, चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो चुका होगा। तो साथियों, बात यह है असली महत्वपूर्ण बात कि इसीलिए जो हमने अभी बात बताई आपको, इसीलिए भारत के किसी भी क्षेत्र में इस खग्रास चंद्र ग्रहण का प्रारंभ नहीं देखा जा सकेगा, प्रारंभ नहीं देखा जा सकेगा खग्रास ग्रहण का। भारत के केवल पूर्वी राज्यों जैसे कि बंगाल के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश आदि में भी इस ग्रहण की खग्रास समाप्ति तथा ग्रहण समाप्ति देखी जा सकेगी इन क्षेत्रों में। इसके अतिरिक्त शेष भारत में जब चंद्रोदय होगा तब तक खग्रास ग्रहण जो है वो समाप्त हो चुका होगा तथा केवल ग्रहण समाप्ति ही दिखाई देगी। तो इस चंद्र ग्रहण का जो धार्मिक प्रभाव भी जो होगा वो भी होगा काफी ज्यादा, और इस ग्रहण का सूतक काल भी धार्मिक तौर पर पूरी तरह से मान्य होगा। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण या खग्रास चंद्र ग्रहण कहें, देखिए ये कब पड़ेगा, ये पड़ेगा सिंह राशि में। जी हां, सिंह राशि में होंगे चंद्रमा उस समय पर, और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ये घटित होगा। तो साथियों, अब जो हम ये बात आपको बता रहे हैं कि सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात ये आ जाती है, एक इस बारे में भी आपसे बात करेंगे कि कौन सी राशि पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यहां जो बताने वाली बात है मुख्य वो ये है कि क्योंकि मैंने जैसा कहा कि सिंह राशि में चंद्र ग्रहण पड़ेगा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, तो जो भी हमारे वो दर्शक गण देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं प्रोग्राम, उनको बताना चाहेंगे कि
अगर आपका सिंह राशि में जन्म हुआ है या पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है तो आपको बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे जातकों के लिए थोड़ा ये कष्टकारी रहने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। जिस राशि में और जिस नक्षत्र में ग्रहण घटित होता है उस नक्षत्र और उस राशि के में पैदा हुए जातकों के लिए, तो ऐसे जातकों को जब ग्रहण पड़ रहा हो, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जो जातक हैं पैदा हुए, जिनका जन्म हुआ है या जिनका सिंह राशि है, उनको ग्रहण के समय पर अधिक दान पुण्य दान करना चाहिए, धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए, मंत्रों की साधना वगैरह वगैरह, ये सब जो अभी हमने अपनी चर्चा में जिसका जिक्र किया है ये सब करना चाहिए, तभी वो दोष दूर होता है। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया था कि 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार, तिथि पूर्णमासी यानी कि पूर्णिमा के दिन ये ग्रहण पड़ेगा। अब ये कब पड़ेगा, किस रूप में, कब इसका क्या, कितने समय पर क्या इसका रूप होगा और कब इसकी समाप्ति होगी, ये सारी बात अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो साथियों, 3 मार्च को जो ग्रहण का स्पर्श यानी कि ग्रहण का प्रारंभ, शुरुआत जो होगी वो शाम के 3:20 पर होगी। 3:20 से आरंभ हो जाएगा ग्रहण, चंद्र ग्रहण। ये जो समय हम आपको बता रहे हैं ये भारतीय समय के अनुसार बता रहे हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो खग्रास जो इसका प्रारंभ होगा चंद्र ग्रहण का, वो शाम के 4:34 पर होगा और ग्रहण का जो मध्य होगा वो शाम के 5:04 पर रहेगा। खग्रास की जो समाप्ति होगी, खग्रास चंद्र ग्रहण की, खग्रास रूप जो है उसका, वो शाम के 5:33 पर होगा और ग्रहण पूरी तरह से समाप्त जो होगा, उसकी जो समाप्ति होगी वो शाम के 6:47 पर होगी। और साथियों, सूतक काल कब से प्रारंभ हो जाएंगे? 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार के दिन ये प्रातः 6:20 से सूतक आरंभ हो जाएंगे। और साथियों, भारत में स्थानीय जो चंद्र उदय है, चंद्रमा का उदय, इस ग्रहण का आरंभ तभी से ही माना जाएगा, क्योंकि भारत में मुख्यतः चंद्रोदय के बाद इस ग्रहण की समाप्ति ही देखी जा सकेगी। तो ये थी चर्चा जो अभी हमने आपके साथ की है और आगे अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस राशि के जातकों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक एक करके सभी के विषय में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के विषय में। देखिए, मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अधिक भागदौड़ रहेगी और आपके जीवन में खर्चों की अधिकता। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के जातकों के कार्य सिद्ध होंगे, उनको धन का लाभ होगा। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के उत्साह में वृद्धि होगी, प्रगति के भी अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन परिश्रम भी अधिक करेंगे, आपकी प्रवृत्ति रहेगी मेहनत करने की। आगे बात करते हैं अब कर्क राशि को लेकर के। कर्क राशि क्योंकि चंद्रमा की राशि है और चंद्र ग्रहण है, तो धन की हानि होने की पूरी संभावना है, खर्च की अधिकता बनी रहेगी, यात्राएं भी कुछ अधिक करनी पड़ सकती हैं। बात करेंगे सिंह राशि को लेकर। तो सिंह राशि के जातक, क्योंकि सिंह राशि में पड़ रहा है चंद्र ग्रहण, तो शारीरिक कष्ट होने की पूरी संभावना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और चोट इत्यादि का भी भय बना रहेगा, चोट लग भी सकती है। गाड़ी वगैरह भी अगर आप ड्राइव करते हैं तो बहुत संभल करके करें, एक्सीडेंट भी हो सकता है और धन की हानि भी होने की संभावना। सिंह राशि के जातकों को बहुत सावधान और सतर्क रहना होगा। कन्या राशि की अगर हम बात करें तो जो कन्या राशि के जातक हैं उनको भी धन की हानि की यहाँ पर संभावना बन रही है और परेशानियों का भी सामना जीवन में करना पड़ सकता है। बात आगे तुला राशि की करेंगे। तुला राशि के जातकों को धन का भी लाभ होने की संभावना है, उनके सुखों में वृद्धि भी होने की संभावना है। वृश्चिक राशि की बात की जाए तो रोगों से कष्ट मिलने की पूरी संभावना है, चिंता रहेंगी, टेंशन ज्यादा रहेंगी, भय बना रहेगा और संघर्षपूर्ण हालात रहेंगे। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के जातकों के संतान संबंधित चिंताएं बनेंगी। मकर राशि के जो जातक हैं उनको शत्रुओं से एवं दुर्घटना का भय बना रहेगा। गाड़ी वगैरह जो चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, बहुत सावधानी पूर्वक, और खर्च की भी अधिकता आपके जीवन में बनी रहेगी। बात अब आगे कुंभ राशि के विषय में। तो देखिए, कुंभ राशि के जो जातक हैं, चाहे आप हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, मतलब पति पत्नी संबंधित कष्ट यानी कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स या टेंशन, तनाव, कुछ इस तरीके की चीजें, सुखों में कमी, वैवाहिक जीवन को। अंत में बताएंगे मीन राशि को लेकर के, यानी कि जिनका पाइसेस साइन है। तो जो मीन राशि के हमारे जातक हैं उनको रोग परेशान कर सकते हैं और गुप्त चिंताएं आपको परेशान करेंगी और आपके जो कार्य हैं उनमें भी डिले होने में। तो ये था आप 12 राशियों पर इस चंद्र ग्रहण, खग्रास चंद्र ग्रहण के पड़ने वाले प्रभाव के विषय में जानकारी। अब वो बताना चाहेंगे कि जिस राशि में और नक्षत्र में ग्रहण पड़ता है, जैसा कि मैंने उल्लेख किया भी है अभी अपनी चर्चा में हाल की फिलहाल में, उस राशि एवं नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों को निश्चय ही कष्ट होने की संभावना
अधिक बनती है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने दान आदि करने को भी कहा है। और भी धार्मिक अनुष्ठान आप कर सकते हैं, गायत्री मंत्रों का भी जाप आप कर सकते हैं, गाय का दान, गौ दान वो भी आप कर सकते हैं। और धार्मिक अनुष्ठान तो मैंने जैसा कहा है वो आप करें, तो करने से ग्रहण दोष दूर होगा। सूतक काल से पहले ही, सूतक काल से पड़ने से पहले ही आपको यह कार्य भी कर लेना चाहिए कि दही, दूध, अचार, चटनी, मुरब्बा ऐसी चीजों में कुशा या तुलसा जी के पत्ते ये डालने से दूषित नहीं होती हैं। सूखी चीजों में आप ना डालें कुछ, और जो बना हुआ सामान है, खाने की चीजें हैं, उनमें आप ये चीजें डाल सकते हैं ताकि वो अशुद्ध ना हो ग्रहण के समय पर। तो साथियों, ये थी जानकारी खग्रास चंद्र ग्रहण को लेकर के, जो कि 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार के दिन, पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा के दिन पड़ेगा। कब से कब तक पड़ेगा, क्या 12 राशियों पर इसका प्रभाव रहेगा, ये पूरी जानकारी हमने आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा की है। और हम ये आशा करते हैं कि आपको ये पूरी जानकारी पसंद आएगी। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो आप शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का कुछ अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब भी आप तक पहुंच सकें और उनका भी समय पर लाभ आपको मिल सके। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।